दोस्तों, चुनावी संग्राम जारी है और बड़ी तेजी से राजनीतिक परिस्थितियां बदल रही है और राजनीतिक उबाल बढ़ते जा रहा है। आप देख रहे हैं लगातार रोज नए नए प्रकरण राजनीति में आ रहे हैं। अभी कल ही आपने देखा कि ममता बनर्जी जो कि राज्य की मुख्यमंत्री है, उन पर तथाकथित हमले का मामला पूरी तरह से गर्म है। उन पर आरोप लगाया है टीएमसी ने कि उन पर हमला हुआ है और उन्हें घायल अवस्था में अस्पताल में भी भर्ती किया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। और इसे लेकर पूरे टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं उनमें एक तरह की उत्तेजना देखी जा रही है, एक तरह का विरोध वो प्रकट कर रहे हैं हमले के विरोध में। और इसी एवज में आज सिलीगुड़ी में कई विरोध प्रदर्शन का कई कार्यक्रम होने वाला है। कुछ देर के बाद ही अभी सिलीगुड़ी के बागा जतीन पार्क से एक जुलूस भी निकलने वाला है। कहीं पर यज्ञ किए जा रहे हैं कि ममता बनर्जी शीघ्र स्वस्थ हो और बागडोर संभाले। और साथ ही विभिन्न पार्टियां, आप देखा सिलीगुड़ी में किस तरह से राजनीतिक घटनाक्रम चेंज हो रहा है। शंकर घोष जो कि सीपीएम पार्टी के एक अच्छे नेता थे, युवा नेता थे, उन्होंने पार्टी छोड़ दी है। और बात करें नानटू पाल की, आपने देखा था किस तरह नानटू पाल जो कि पार्टी के सिपाही रहते तृणमूल कांग्रेस के, उन्होंने पार्टी छोड़ दी। तो राजनीतिक माहौल इतनी तेजी से बदल रहा है कि रोज नए नए प्रकरण सामने आ रहे हैं। खैर, ये सब जारी रहेगा और जो खबर समय है उसमें लगातार बना ही हुआ है, आपके पास लगातार ताजा तरीन खबरें पहुंचा रहा है। लेकिन इस वक्त हम बात करेंगे राजनीतिक परिचर्चा यानी कि पॉलिटिकल टॉक। और हमारे साथ हैं तृणमूल कांग्रेस के जो जिला महासचिव संजय शर्मा जी, और साथ ही पश्चिम बंगाल हिंदी भाषी तृणमूल प्रकोष्ठ जो अभी गठित हुआ है, उनके भी महासचिव है, राज्य के प्रादेशिक महासचिव है। तो इनसे बातें करेंगे चुनावों को लेकर भी, राज्य की वर्तमान स्थिति को लेकर भी और हिंदी प्रकोष्ठ को लेकर भी। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत आपका खबर सुनने में। धन्यवाद। बातचीत का सिलसिला यही शुरुआत करते हैं कि सबसे करंट मुद्दा यही है कि आरोप तृणमूल कांग्रेस की तरफ से लगाया जा रहा है कि अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हो पा रही है कि ममता बनर्जी पर कुछ लोगों ने हमला किया और वो घायल हो गए। इसे आप किस तरह देख रहे हैं? ये एक जघन्य हमला है और अकस्मात ये जो भी कांड हुआ है। हम लोग दीदी के स्वास्थ्य को लेकर बहुत चिंतित हैं। उनके पांव में शायद हड्डी टूटी है और अन्य कई जगहों में ऐसी खबरें आ रही हैं। काफी चोट आई है। डॉक्टरों का एक पैनल, मेडिकल बोर्ड इसके लिए गठित हुआ है और उनकी चिकित्सा की व्यवस्था भी की जा रही है। लेकिन इस घटना के पीछे जो लोग हैं वास्तव में, उन्हें हम बेनकाब करके छोड़ेंगे और दृष्टांतमूलक सजा उनको मिलेगी, ऐसा कार्रवाई हम करवाएंगे। तो इस हमले के लिए जो बातें उभर कर आ रही, चर्चा का दूर है कि आप लोग किसे दोषी ठहरा रहे हैं? इस हमले के लिए देखिए, हमला हुआ है और ये बहुत जघन्य कांड हुआ है। कल दीदी ने भी अपने उसी घायल अवस्था में ही षड्यंत्र रचने की बात कही जा रही थी। संजय जी, एक मुख्यमंत्री के काफिले में इस तरह का हमला होना कितनी चिंताजनक बात हो सकती है? आखिर चूक कहाँ हुई? क्योंकि उनकी तो व्यवस्था बहुत तगड़ी है। ये बेहद ये गंभीर बात है और चुनाव आयोग की जिम्मेवारी बनती है। अभी चुनाव आयोग ने जब से राज्य की कानून व्यवस्था अपने हाथ में ले ली है, 2 दिन पहले ही डीजी बंगाल पुलिस के जो डीजी हैं वीरेंद्र जी, उनको स्थानांतरित कर दिया गया, उनको हटा दिया गया। अन्य कई ऐसी कार्रवाई भी चुनाव आयोग ने की है जो उसकी निष्पक्षता पर प्रश्न चिन्ह लगाती। इन सब बातों पर हम गौर कर रहे हैं और पार्टी यथोचित कार्रवाई करेगी। बता दें दर्शकों, जो हमारे पास जानकारी आ रही है और संजय भी उससे सहमत होंगे कि ममता के पैर में चोट लगी है और वो अभी उनका इलाज चल रहा है और शायद उनके पैर में प्लास्टर भी किया गया है। जो सोशल मीडिया से जो खबरें आ रही है उसके अनुसार हम आपसे बता रहे हैं। तो संजय जी, इसे लेकर क्या आज पार्टी के बहुत से कार्यक्रम का जैसे आयोजन है? सुनने में आ रहा है कि कुछ देर बाद ही एक विरोध जुलूस निकलने वाला है। इसके लिए कल रात से ही विरोध प्रदर्शन का शुरू हो गया। पार्टी के जो दुखी कैडर हैं इस हमले से बेहद जो विचलित हम लोग सभी हो गए हैं। अपने स्तर पर बहुत प्रतिवाद हो रहे हैं। आज राज्य के अधिकांश जगहों में इसके लिए जुलूस, धरना प्रदर्शन वगैरह सब होगा। ये जो गमगीन हमारे कार्यकर्ता हैं वो हम लोग सब करेंगे और हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द वो ठीक हो और चुनाव प्रचार के जो काम है उसमें लगे। तो दर्शकों, मैं फिर बता दें आपसे, संजय शर्मा जो है आप सभी जानते हैं, स्थानीय नेता है सिलीगुड़ी का। प्रत्येक व्यक्ति इनसे परिचित है और आज हम फिलहाल इनसे बात कर रहे हैं हिंदी प्रकोष्ठ के मुद्दे पर। आप जानते हैं कि तृणमूल कांग्रेस की तरफ से अभी चुनाव के कुछ समय पहले ही पश्चिम बंग हिंदी भाषी प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। तो इसके बारे में लेकर हम इनसे जरूर कुछ सवाल करना चाहेंगे। संजय जी, देर से ही सही, दुरुस्त सही, देर ही सही, दुरुस्त आए,
हिंदी भाषी प्रकोष्ठ का जो गठन किया गया, आखिर जनता ये जानना चाहती है कि इसका काम क्या होगा। सबसे पहले तो आप देखिए, हिंदी प्रकोष्ठ हमारी पार्टी में काफी पहले से है। पहले ये पूरे राज्य भर में इसका आधारभूत ढांचा नहीं खड़ा हुआ था और ये प्रकोष्ठ कोलकाता केंद्रित एक संगठन बन के पार्टी का रह गया था। पिछले वर्ष सितंबर माह में हिंदी दिवस के दिन जननेत्री दीदी ममता बनर्जी ने इसकी कमेटी में सुधार किया और इसको एक स्टेट वाइज स्ट्रक्चरल स्वरूप इसको प्रदान किया। विवेक गुप्ता जी जो हमारे पूर्व राज्यसभा के सांसद है, वो इसके प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए और हम लोग कई लोग इसमें जोड़े गए। और मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे इस प्रकोष्ठ में राज्य के महासचिव पद की जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मुझे दी गई है। मेरा सौभाग्य है कि दीदी ने मुझे इस लायक समझा और हम इस काम में लगे। तो संजय जी, आपको नहीं लगता कि देर हो गई इस प्रकोष्ठ को गठन करने में? ये काम काफी पहले हो जाना चाहिए था, चुनाव के वक्त ही क्यों? जब चुनाव का अभी अब जब लगभग 2 महीने पहले ही आपका शायद आपका नाम आया इस विषय में। नहीं, पहले तो दिसंबर जो हम लोग जो देख रहे हैं कि लगभग 2-3 महीने से ही इस प्रकोष्ठ की गतिविधियां देखी जा रही, तो आखिर चुनाव को पहले ही क्यों, इससे पहले क्यों काम नहीं किया? देखिए, यदि आप सामने विधानसभा चुनाव को देखेंगे तो आपको लगेगा चुनाव के पहले, लेकिन यह प्रकोष्ठ राज्य के 1.5 करोड़ जो हिंदी भाषाभाषी लोग हैं उनको पार्टी से और सरकार से जोड़ने के लिए किया गया है और यह काम लंबी देर तक चलेगा। आज की डेट में भी हम ये कह सकते हैं कि विधानसभा चुनाव में हम वापस जननेत्री दीदी ममता बनर्जी की सरकार भारी बहुमत से बनने जा रही है और यह प्रकोष्ठ की जो गतिविधियां आज ये शुरू हुई है, आने वाले दिनों में इसका लाभ बहुत अच्छी संख्या में अगर यही कार्यक्रम अगर 2 साल पहले किया जाता तो 1.5 करोड़ जो हिंदी भाषी है उनको और कुछ ज्यादा फायदा हो सकता था, आपकी पार्टी को भी ज्यादा फायदा हो सकता था। ठीक है, वो और आगे ले लेंगे, लेकिन इतने कम समय में भी हमने इस प्रकोष्ठ में जो काम कर दिया है और उत्साही हमारे समाज के लोगों ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने इस प्रकोष्ठ से जिस संख्या में जुड़े हैं, आप देखेंगे कि हम लोग लगातार कोई ना कोई सम्मेलन, कोई ना कोई सभा ये सब कर रहे हैं और लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और ये बहुत आपको भी सुनकर अच्छा लगेगा और समस्त हिंदी भाषी दर्शकों, समाज बंधुओं को सुनकर अच्छा लगेगा कि इस प्रकोष्ठ ने महज कुछ महीनों की अपनी सांगठनिक यात्रा में राज्य के हर ब्लॉक के लिए अपने अध्यक्षों की नियुक्ति कर दी है। हर जिला की हमारी कमेटियां बन गई हैं या बनने की ओर अग्रसर है और हम बहुत तेजी से इस पर काम कर रहे हैं और लोगों को अधिक से अधिक संख्या में जोड़ने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। अच्छा संजय जी, हिंदी भाषी कैंडिडेट देने के बावजूद भी देखा जा रहा है कि जो उम्मीदवार जब सिलीगुड़ी का घोषित हुआ है उसके बाद से प्रकोष्ठ की जो गतिविधियां थी बिल्कुल धीमी पड़ गई है, बंद सी हो गई है। अरे नहीं, प्रकोष्ठ की गतिविधियां बंद होने का कारण क्या है? बंद होने का कोई कारण नहीं है। प्रकोष्ठ के जो घोषित कार्यक्रम थे सभी हो रहे हैं और ये इन 7 दिनों में जब से घोषणा हुई इसके बाद से नहीं, उसके बाद हमने बागडोगरा में एक बहुत अच्छा नागरिक सम्मेलन किया, हमारे बागडोगरा ब्लॉक का, हमारे बागडोगरा ब्लॉक का किया और सिलीगुड़ी विधानसभा का। आप जानते हैं सिलीगुड़ी विधानसभा का सम्मेलन पूरा विधानसभा स्तर का हम करके निकल चुके हैं। कुछ ही दिन पहले हमने किया था और सिलीगुड़ी टाउन 1 का ब्लॉक सम्मेलन भी हम कर चुके हैं। हमने कैंडिडेट घोषित होंगे उनके लिए सिलीगुड़ी टाउन 2 का सम्मेलन एक बचा के रखा हुआ था, वो हम आने वाले दिनों में करेंगे। लेकिन संजय जी, हिंदी भाषी प्रकोष्ठ है, हिंदी भाषी की मांग कर रहा था हिंदी भाषी कैंडिडेट हो और आपने हिंदी भाषी कैंडिडेट दिया भी और हिसाब से कहें तो नहीं भी, क्योंकि यहाँ के लोग संतुष्ट नहीं है। क्या कहें? संतुष्टि का कोई ऐसा मापदंड दुनिया में कहीं निकला हो कि कोई चीज हो और उससे सभी संतुष्ट हो जाए, ऐसा नहीं। सबों को संतुष्ट नहीं किया जा सकता। सबों को संतुष्ट नहीं किया जा सकता। हम लोग जो राजनीति में हैं, राजनीति में हम लोगों को ऐसे जो काम पार्टी को तय करना होता है, कैंडिडेट कौन आएगा, और ये मैं समझता हूं कि मेरा और हम सभी कार्यकर्ताओं का सौभाग्य है कि प्रोफेसर डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्रा जैसे यशस्वी और ख्याति लब्ध, आप समझ लीजिए बुद्धिजीवी, आप समझ लीजिए कि इतनी एक ऐसी हस्ती हैं जो मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में ये उनके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाह के जो बोर्ड थे उसमें बंगाल से जाने वाले इकलौते सदस्य थे डॉक्टर मिश्रा, प्रोफेसर ओम प्रकाश मिश्रा जी।
और इनकी जो बुद्धिमत्ता है इससे सभी परिचित हैं। यादवपुर यूनिवर्सिटी के डीन थे और बहुत अच्छे व्यक्तित्व हमें कैंडिडेट के रूप में मिले हैं। मैं सभी युवाओं से और खासकर सिलीगुड़ी के बुद्धिजीवियों से ये अपील करूंगा कि इस कैंडिडेट के साथ वो ज्यादा से ज्यादा जुड़े और कुछ लेने का प्रयास करें। हमें याद रखना चाहिए कि इनके पास जो अनुभवों की खान है, इनके पास जो बुद्धि की खान है, इसका हमें उपयोग करना चाहिए और आने वाले दिनों में समस्त सिलीगुड़ी नगरवासियों को इनका सानिध्य मिलेगा, हमारा प्यार भी इनको मिलेगा और मुझे पूरा विश्वास है कि भारी मतों से प्रोफेसर मिश्रा यहां से जीत कर जाएंगे और विधानसभा में हमारा प्रतिनिधित्व करेंगे, हमारे वास्तविक विकास की आधारशिला को मजबूत करेंगे डॉक्टर मिश्रा। और इसके लिए दार्जिलिंग जिला तृणमूल कांग्रेस के एक एक नेतागण, कार्यकर्तागण पूरी कमर कस के इनके लिए मेहनत करने को तैयार हैं। और संजय जी, आप तो बोल रहे हैं पूरे नेतागण कार्यकर्तागण मेहनत करेंगे, लेकिन फिर मैं वही बात कहूंगा कि अभी कुछ दिनों से गतिविधियां काफी धीमी पड़ गई थी, हालांकि काल से कुछ फिर जान आई है। ये आपको क्यों लगता है मुझे मालूम नहीं। देखिए मैं आपको बताता हूं कि कैंडिडेट इनका जो डिक्लेयर हुआ, संजय जी, ये एक वजह ये रही होगी कि लोकल लोग के जो नेता थे उनमें महत्वाकांक्षा थी कि इन्हें टिकट मिलेगी, जो यहाँ के लोकल है। उसमें एक नाम आपका भी सुनने में आ रहा था। तो जो बातें मैं बता रहा हूँ पहले सुनिए। तो लोगों को कहीं ना कहीं ये ठेस पहुंची होगी या कार्यकर्ताओं की, हम काम कर रहे हैं कि बाहरी उम्मीदवार दे दी। देखिए महत्वाकांक्षाएं सबकी होती है, मैं इस बात से कतई इनकार नहीं करूंगा कि महत्वाकांक्षाएं हैं। पार्टी में मुझसे वरिष्ठ, मुझसे सीनियर, मुझसे अनुभवी और लोग भी हैं, उनकी भी महत्वाकांक्षाएं हैं। लेकिन पार्टी जब ये किसी कैंडिडेट को देने का निश्चय करती है या निश्चित करती है कि हमें अमुक को कैंडिडेट करना है, उसके लिए पार्टी को बहुत कुछ सोचना समझना पड़ता है और पार्टी बहुत कुछ सोच विचार करके डिसीजन लेनी पड़ती है। हम लोग जो पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं, पार्टी के डेडिकेटेड कर्मी हैं, हम लोग पार्टी के डिसीजन को सर्वोपरि मानकर चलते हैं और जो निर्णय पार्टी हाईकमान ने ले लिया उस निर्णय को सफल बनाने में जी जान से जुट जाते हैं। और ये आप देखिएगा इस क्षेत्र में भी ऐसा ही होगा। सभी कार्यकर्ता दिलो जान से प्रोफेसर मिश्रा की विजयी करने के लिए काम करेंगे और सिलीगुड़ी नगरवासियों यानी आप मानते हैं कि जो सिलीगुड़ी वासियों, विशेषकर हिंदी भाषियों की मांग थी कि हिंदी भाषी कैंडिडेट दिया जाए, वो मांग पूरी हो गई। ये कोई मांग वैसी नहीं थी। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं, हम लोग सब पार्टी के लिए काम करते हैं। कैंडिडेट कौन आएगा ये पार्टी ठीक करती है और अंततोगत्वा कैंडिडेट जो भी आता है हम उसके लिए काम करते हैं। तो हम हमारे लिए, और प्रोफेसर मिश्रा को मैं इस नजरिए से नहीं देखता। ये एक बहुत बड़े विद्वान है, बुद्धिजीवी हैं। उत्तर बंग विश्वविद्यालय में छात्र आंदोलन इन्होंने किया हुआ है। हमारे उत्तर बंग उन्नयन मंत्री, हम सबके अभिभावक गौतम दा के नेतृत्व में, हमारे चाहे जिला सभापति राणा रंजन सरकार हो, अन्य जो लोग छात्र राजनीति से निकल कर आए हैं, उनके लिए ये एक जाना पहचाना नाम। अच्छा संजय जी, इतनी अच्छाइयां है पार्टी में आप, फिर क्या बात है कि लगातार पार्टी टूटती जा रही है? देखिए पार्टी टूटती नहीं जा रही है। पार्टी से लोग लगातार विघटन। पार्टी एक बड़ा वृक्ष है। आप इसको वट वृक्ष कह सकते हैं, आप इसको कोई और वृक्ष का नाम दे सकते हैं। अब बड़े वृक्ष में से कुछ पत्ते गिरते हैं, तो अभी पतझड़ यदि, और अभी पतझड़ चल रहा है। लेकिन आप देखिएगा इस पतझड़ के बाद नए पत्ते आएंगे। रंग पंचमी के बाद जब जैसे ही बसंत शिखर पर होगा, जब ऋतु बदलेगी, फिर लहलहा कर ये बट वृक्ष की शीतल छाया सारे बंग। मैंने इस संदर्भ में कहा था पतझड़ की, पतझड़ बहुत ज्यादा पत्ते झड़ रहे हैं, पेड़ में खाली टहनियां दिखाई दे। ये चुनाव के समय तो कुछ झड़ते ही है। बहुत लोगों की महत्वाकांक्षाएं झड़ा देती है। बहुत लोगों को पार्टी के उनके कर्मों के कारण पार्टी उन्हें वो स्थान नहीं देना चाहती है, उसकी लालसा में वो झड़ जाते हैं। इसमें करने का कुछ नहीं। और फिर संजय जी, इन दिनों मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, बंगाल की राजनीति में ये त्रिपुरा के संस्करण की जो राजनीति भाजपा ने की थी, उसको बंगाल में भी भाजपा दोहराना चाहती है। अथाह पैसे के बल पर कार्यकर्ताओं को खरीदने की भाजपा की कोशिश है। लेकिन मुझे इस बात पर भी गर्व है कि हमारे बंगाल का कार्यकर्ता वही कार्यकर्ता गया है जिसको पार्टी ने छाड़ दिया है, या जो महत्वाकांक्षाओं की अंधी दौड़ में अपने आप को फिट नहीं कर पा रहा हो, अपनी अतिरिक्त महत्वाकांक्षाओं की हद से वो गुजर नहीं पा रहा हो, वैसे लोग गए हैं। लेकिन हमारा पार्टी का आम कार्यकर्ता, पार्टी के हमारे ज्यादातर नेता, अधिकांश नेता जननेत्री दीदी ममता बनर्जी के साथ चट्टान की तरफ मजबूत
होकर टिके। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का लगातार प्रयास कर रही है कि नए नए सेलिब्रिटी को लाया जाए, बड़े बड़े नामों को लाया जाए, किसी भी हद तक पार्टी को जिताना है। आपने देखा कि डिस्को डांसर मिथुन चक्रवर्ती शामिल हो सके बीजेपी में, और भी बड़े बड़े प्रयास किए जा रहे हैं। सौरभ गांगुली की भी चर्चा चल रही थी, हालांकि वो नहीं आए हैं। तो ऐसे कई बड़े नाम चर्चा में लाए जा रहे हैं। मिथुनदा ये प्रत्याशित ही था। मिथुनदा राज्यसभा के सांसद थे, तृणमूल के राज्यसभा सांसद थे, दीदी ने इनको बनाया था। फिर शारदा कांड में इनका नाम कहीं ना कहीं था, तो उसके बाद सीबीआई और ईडी की रेड से परेशान होकर ये कुछ दिन साइलेंट हो गए थे। फिर इन्होंने राजनीति एक बार छोड़ दी थी। अब वही सीबीआई और ईडी के जो दबाव काम करते हैं, उसके बाद ये भाजपा में आए हैं। इनको कई रोल में हमने देखा है, लेकिन इनका जो ब्रिगेड परेड में जो इनका भाषण था, वो प्रधानमंत्री की उपस्थिति में ऐसा भाषण कोई कैसे दे सकता है, मैं बहुत आश्चर्यचकित हूं। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था भाषण में, आमी गोख्रू एक छोबले छोबी कोरे दी, वो ऐसा डायलॉग दिया था। जिस मंच पर प्रधानमंत्री मौजूद हो, उस मंच पर कोई नेता या अभिनेता ऐसा भाषण कैसे कह सकता है? ये मेरे बात गले से नहीं उतरती। चुनाव आयोग को इस बात पर संज्ञान लेना चाहिए। अब वो लेगा या नहीं लेगा, या भाजपा वाले लेने देंगे या नहीं देंगे, ये उनका मैटर है। तो इस बार चुनाव में मुद्दा क्या होगा? देख रहे हैं अभी पोस्टर भी चल रहा है, आपने देखा, बांग्ला निजेर में के चाय, तो कहीं लोकल भूमिपुत्र चाय, अशोक दा के चाय, ये सब मतलब ये कहीं मेन जो मुद्दे हैं, बेरोजगारी, मेन जो मुद्दे हैं महंगाई, उनसे ध्यान हटाने की कोशिश है, या फिर ये नए मुद्दे हैं? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, आज की डेट में सिलीगुड़ी में शुभ बुद्धि संपन्न कोई भी व्यक्ति ऐसा हमें नहीं मिलेगा जो अशोक बाबू के इतने लंबे विधायकी कार्यकाल को देखने के बाद भी कोई कहता हो कि अशोक बाबू चाय। कोई नहीं मिलेगा। एक दूसरा, वास्तव में यह महंगाई का मुद्दा अभी जनता त्रस्त है। और आपने देखा है कि गत रविवार को सिलीगुड़ी में, सोमवार को कोलकाता में, चुनाव के इस माहौल में भी दीदी ममता बनर्जी ने गैस सिलेंडर के दामों में जो अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, पेट्रोल और डीजल के ऊपर जो टैक्स का बोझा लाद दिया है केंद्र सरकार ने, इस पर रैलियां की और महिलाओं को लेकर रैलियां की, क्योंकि इस महंगाई से सबसे ज्यादा दो चार होना पड़ता है हमारे घर की महिलाओं को। दीदी ने इन दोनों बातों को रेखांकित किया, और सिलीगुड़ी और कलकत्ता में महिलाओं को लेकर जो ऐतिहासिक रैलियां हुई है, प्रतिवाद रैली, सांप्रतिक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में ऐसा दूसरा उदाहरण आपको नहीं मिलेगा। और एक बात आपने कही, बांग्ला निजेर में के चाय। मैं एक छोटा सा एग्जांपल अभी देता हूं। गत परसों कोलकाता में एक जगह भीषण आग लगी। आग जहां लगी वहां दीदी ममता बनर्जी पहुंची, तृणमूल के नेता लोग पहुंचे, और दीदी ने स्वयं उपस्थित रहकर, स्वयं खड़ी रहकर सारी बातों की जानकारी ली, सारी बातों को देखा, समझा, लोगों के साथ संवेदनाएं प्रकट की। जो मृतक थे उनके लिए मुआवजा घोषित किया, अन्य ने सारी व्यवस्थाएं की। वहां पर उस समय भाजपा, कांग्रेस, सीपीएम, इन तीनों पार्टी के एक भी नेता वहां उपस्थित नहीं हुए उस समय। ये एकमात्र महिला नेत्री पूरी मजबूती के साथ, दमखम के साथ, संवेदना के साथ लोगों को खड़ी थी। और यह तस्वीर जब लोगों ने देखी तो लोगों ने दिल से कहा, एर जोन्योई बांग्ला निजेर में की चाय, बांग्ला निजेर में की चाय। और जो अभी महंगाई, बेरोजगारी, जीएसटी से व्यापारी परेशान है, किसान बिल का आप लोग विरोध कर रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? सारी बातों का आप विरोध भी कर रहे हैं, केंद्र कह रहा है कि ये सब कल्याणकारी योजनाएं हैं, राज्य सरकार जान के विरोध कर रही है, इसमें कितने सच? आप देखिए, ये भी आरोप लगाए कि किसानों के जो पैसे आ रहे हैं वो आप लोग नहीं दे रहे हैं। मैं आपको एक बात पर आपका ध्यान आकर्षित कराता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में जब प्रधानमंत्री बने, इन्होंने बनते ही पेट्रोल पर 3 रुपए का पेट्रोल के दाम प्रति लीटर 3 रुपए बढ़ा दिए। इन्होंने क्या कहा कि अब पेट्रोल के दाम हम नहीं देखेंगे, एक इंडिपेंडेंट बोर्ड है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैसे दाम बढ़ेंगे वैसे बढ़ाए जाएंगे, कभी कम गए तो कम भी कर दिए जाएंगे, सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी। तो हम लोग जो विरोधी राजनीतिक लोग हैं, हमने भी समझा ठीक है, देश कब तक इनका बोझा उठाएगा, कब तक देश ऐसी बातों को करेगा, ठीक है, हम कड़ा हृदय रख के देश के साथ करेंगे।
उसके बाद दिल्ली विधानसभा चुनाव था और प्रधानमंत्री ने क्या, उस समय तेल के दाम कुछ कम हुए तो प्रधानमंत्री ने कहा देखिए मैं नसीब वाला हूं, मेरे आते ही तेल के दाम कम हो गए। लेकिन ये नसीब वाला प्रधानमंत्री देश को मिला, दाम कम हो गए, लेकिन देश की जनता को ये दाम डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाते, ये सुविधा डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाती, ये प्रधानमंत्री ने होने नहीं दिया। उसके बाद इतना टैक्स पेट्रोल और डीजल पर बढ़ा दिया कि दुनिया, भारत से आधे दाम में दुनिया के देशों में पेट्रोल बिक रहा है और हमें अत्यधिक महंगा पेट्रोल खरीदना पड़ रहा है। और ये सब कौन कर रहा है? ये सब वैसा व्यक्ति कर रहा है जो जिसका वादा था बहुत वह महंगाई की बार, अब की बार फलाने की सरकार, ढिकड़े की सरकार, उसने क्या अवस्था कर दी। आज आपको सुब्रमण्यम स्वामी ने कुछ दिन पहले ट्वीट किया था कि राम के देश में दाम 100 रुपया और सीता के देश में दाम 70 रुपया, उसके देश में दाम 55 रुपया। ये कहां जा रहा है ये पैसा? प्रधानमंत्री इतने पैसों का क्या कर रहे हैं? रिजर्व बैंक का रिजर्व तक खा चुके हैं। 1,75,000 करोड़ रुपया रिजर्व बैंक का चला गया है। देश की आधारभूत संरचना समाप्त होती जा रही है। LIC को बेचने की वाली है। जिस पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जिस सोच के साथ LIC को 5 करोड़ रुपए में शुरू किया था, 5 करोड़ रुपए लगाकर, वो LIC आज 32 लाख करोड़ की कंपनी बन गई है। दुनिया की सबसे प्रीमियम कंपनी है जो जन सरोकारों को सर्वोत्तम मानते हुए काम कर रही है। उसको बेचने की नौबत आ रही है, उसका रिजर्व खाने की चेष्टा की जा रही है। और दिल्ली में आप सोचिए, दिल्ली में किसान इतने दिन से आंदोलनरत हैं। प्रधानमंत्री इनसे बार बार पहले बातचीत की नौटंकी करते थे लेकिन किसानों की बात नहीं मानते थे। करीब 150 से ज्यादा किसान शहीद हो चुके हैं। प्रधानमंत्री का कलेजा नहीं पसीजा कि हम एक बार किसानों के बीच में जाकर बात करें, किसानों को समझाएं, किसानों की जो मांग है वो उनकी मांगे मान लें। ये जो कॉरपोरेट के हाथों में प्रधानमंत्री खेल रहे हैं, इससे किसका भला होगा? देश का अन्नदाता यदि खुश नहीं होगा तो देश का भविष्य कैसे ठीक हो सकता है? प्रधानमंत्री जी, आप यदि मेरी बात सुन रहे हो तो मैं इतना ही कहूंगा, हे मोदी अब भी जागो, ये अन्नदाता बड़े बलिदानी हैं, अहंकार की गद्दी डुबो सके आंखों में इतना पानी। संजय जी, एक बात और महत्वपूर्ण बात है कि आप भी मानेंगे कि टक्कर तो इस बार भारतीय जनता पार्टी जोरदार दे रही है और ऐसी स्थिति में जो वाम और कांग्रेस का जो गठजोड़ हो रहा है वो कितनी सहायता करेगा आप लोगों को? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं। लोकसभा चुनाव के बाद हम जिन निष्कर्षों पर पहुंचे हैं, उन निष्कर्षों को देखते हुए लगता है कि लोकसभा चुनाव में भाजपा, कांग्रेस और CPM बंगाल में लगभग एकजुट हो गए थे। सिलीगुड़ी में भी ये जो प्रार्थी वामफ्रंट की अशोक भट्टाचार्य जी, इन्होंने खुद कई जगह पर लोगों को इंटरनल मीटिंग्स में कहा था कि पार्ले बीजेपी के दिए देना, मगर कोनो किछु जाय आसे ना, एक तृणमूल के वोट दिवेन ना। ऐसी बातें आपको मिल जाएंगे, नहीं मिले तो मैं ऐसे लोगों से मिलवा सकता हूं जिनको अशोक बाबू ने ऐसी बात कहा था। और हमने क्या देखा कि 42 सीटों में से 18 सीटें भाजपा को लोकसभा में मिली। अच्छा, लोकसभा में हमारे बगल में राज्य है बिहार। बिहार की सारी सीटें लोकसभा में भाजपा को मिली। उसी बिहार में जब विधानसभा का चुनाव हुआ, एक तेजस्वी यादव ने भाजपा को नाको चने चुभवा दिए और काउंटिंग में, अंतिम समय की काउंटिंग में कुछ सीटों में हेरफेर करके येन केन प्रकारेण नीतीश कुमार की गद्दी बची। और मैं आपको यही बताना चाहता हूं, जब बिहार में इनका ये ऐसा हाल हुआ, लोकसभा की सारी सीटें जीतने के बाद भी विधानसभा किसी तरह बचाई, तो बंगाल में विधानसभा चुनाव का जब रिजल्ट आएगा, खोजने पर भी भाजपा दिखाई नहीं देगी, दूरबीन से देखना पड़ेगा। और वो दिन आप और मैं दोनों खबर समय के इसी स्टूडियो में बैठकर देखेंगे। संजय जी, आपने कहा कि लोकसभा में CPM, कांग्रेस, बीजेपी एक हो गए थे लगभग। हाँ। तो क्या अभी ऐसी उम्मीद करेंगे विधानसभा में TMC, CPM, कांग्रेस एक हो गए? लोकसभा में जो चर्चाएं हैं, लोकसभा, अगर इस सीट की बात करें, सिलीगुड़ी सीट की, तो ऐसा समझा जा रहा है कि अशोक दा को वॉक ओवर दिया गया। नहीं, ये भूल है। अशोक दा इस बार रिकॉर्ड वोट से हारेंगे। पब्लिक इनसे दुखी है और पार्टी ने एक बहुत अच्छा बुद्धिजीवी सोच का कैंडिडेट दिया है। एक ऐसा कैंडिडेट दिया है जो अपने पुरुषार्थ और प्रारब्ध के कारण एक बहुत अच्छी जगह सेट है और बहुत अच्छा इनके पास ज्ञान का भंडार है। और यकीन मानिए, प्रोफेसर ओम प्रकाश मिश्रा यहां से विजयी होकर जाएंगे
और उसके बाद सिलीगुड़ी के विकास का जो आधारभूत संरचना है उसे और मजबूती देगी। बिल्कुल संजय जी, थोड़ी लोकल की भी बातें कर लें। जरूर। टाइम आपको भी जाना है, अभी आपकी रैली निकलने वाली है वहां से, तो सिलीगुड़ी को लेकर बात करते हैं कि सिलीगुड़ी में तृणमूल कांग्रेस से नाल्टू पाल अलग नहीं है। हाँ, और अगर वो अलग ही रहते हैं, क्योंकि अभी तक उन्होंने पार्टी की सदस्यता शायद इस्तीफा नहीं दिया है, उन्होंने ऐलान किया कि निर्दलीय लड़ेंगे, तो अगर वो निर्दलीय लड़ते हैं तो ऐसे में कितना नुकसान हो सकता है स्थानीय स्तर पर टीएमसी को? देखिए, नांटू दा मुझसे काफी सीनियर हैं और कैंडिडेट डिक्लेयर होने के बाद में उनके अपने कुछ रिजर्वेशंस हैं, उनके अपने विचार हैं, लेकिन ये नांटू दा जैसे नेता से ये एक अप्रत्याशित है। हम लोग जो राजनीति में हैं, पार्टी हाईकमान का डिसीजन हमें हर हालत में स्वीकार करना होता है और सभी कार्यकर्ताओं ने खुले मन से इसको स्वीकार किया है। नांटू दा को पता नहीं किस बात पर और कोई नाराजगी है या नहीं, वो ऐसा कह रहे हैं, निर्दल खड़ा होंगे। हम आज भी खबर समय के माध्यम से नांटू दा से अपील करेंगे कि आप आइए और पार्टी के मुख्य धारा के आप नेता हैं, पार्टी ने आपको बहुत सम्मान ऑलरेडी एसजेडीए का वाइस चेयरमैन बनाकर दिया है, ये सम्मान अपना बरकरार रखिए और आगे चलकर सांप्रदायिकता के विरुद्ध, अशोक बाबू के झूठे प्रपंचों के विरुद्ध तृणमूल के सैनिक बनकर इस आंदोलन का नेतृत्व कीजिए। हम सब आपके साथ हैं। संजय जी, फिर 10 साल से आपकी सरकार है पश्चिम बंगाल में, तो इन 10 वर्षों में तृणमूल ने सिलीगुड़ी को क्या दिया? इन 10 वर्षों में आपने ये देखा होगा, तृणमूल सरकार के आने के बाद ये अब दुर्भाग्य समझिए या कुछ समझिए कि सिलीगुड़ी में 2011 से 2016 तक हमारा विधायक था। 2009 में 9 से 14 तक जो बोर्ड था सिलीगुड़ी नगर निगम का, उसमें कुछ समय तक हम लोग भी, साल 1.5 साल कुछ महीनों तक हम लोग भी उसमें शरीक थे। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि गौतम दा जब उत्तर बंग उन्नयन मंत्री थे, सिलीगुड़ी की सड़कों का जो कायाकल्प उन्होंने किया, सिलीगुड़ी के स्ट्रीट लाइट्स की जो कायाकल्प की, और सिलीगुड़ी में बहुत से प्रशासनिक ऐसे कार्यालय हैं जो सिलीगुड़ी में स्थापित किया गया, ये पहले सोचना भी मुश्किल था। अशोक भट्टाचार्य जी तो इतने साल नगर उन्नयन मंत्री थे, लेकिन सिलीगुड़ी में जब मैस्टिक सड़क की बात आती थी तो वो हिलकाट रोड और सेवक रोड में ही वो मैस्टिक रोड बनती थी। आज वो मैस्टिक रोड सिलीगुड़ी के एक एक वार्ड के कोने कोने में बनाई जा रही है। इसको प्रारंभ किसने किया? इसको प्रारंभ हमारे उन्नयन मंत्री गौतम देव ने किया, और उस समय के बोर्ड में जब हम कुछ थे तो किया। सिलीगुड़ी नगर निगम के पास आज जो सफाई करने के अत्याधुनिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो सब किन की देन है? वो सब गौतम देव की देन है। जब सिलीगुड़ी में सीओ का कुछ समय के लिए बोर्ड नहीं था, तब सब गौतम दा ने ही अपने फंड से, राज्य सरकार के फंड से दिया। सिलीगुड़ी के लिए बहुत काम किया गया है। सिलीगुड़ी को विकास के मुख्य धारा से जोड़ा गया है, लेकिन दुर्भाग्य ऐसा ही है कि गत 5 वर्ष में एक ऐसा व्यक्ति सिलीगुड़ी का मेयर था, या मेयर अभी भी बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जिनके हाथ में है, वो सिलीगुड़ी में टाइम नहीं देते थे। सोनी जी, मैं आपको पूरे दावे के साथ कहता हूं, आप सिलीगुड़ी नगर निगम में अशोक भट्टाचार्य जी का अटेंडेंस रजिस्टर देखेंगे तो अशोक भट्टाचार्य जी के पहले भी बहुत सारे सीपीएम के लोग इस बोर्ड में मेयर थे या चेयरमैन थे। आप सबका अटेंडेंस रजिस्टर देखेंगे तो सबसे ज्यादा ऑफिस से फाकी देने वाला कोई मेयर था तो वो अशोक भट्टाचार्य जी। इनके पास काम नहीं था, ये कोई काम करना नहीं चाहते थे। इनको बात बात में राजनीति करनी है, लोगों को बरगलाना है, लोगों को दिग्भ्रमित करना है। कोई चिट्ठी स्टेट को लिखनी हो, चिट्ठी लिखते थे और पहले प्रेस को दिखाते थे, आमी एक चिट्ठीटा लिखेची, फिराद हाकिम के लिखेची, अमुक के लिखेची, तो अमुक के लिखेची। वो चिट्ठी भेजी या नहीं भेजी, ये कोई, हाँ, वो काम वो किसी ने तो चेक को नहीं करने जाता है, ये ऐसे काम करते थे। फिर भी मैं गौतम दा, हमारे नगर विकास मंत्री म्युनिसिपल अफेयर्स के जो हैं जनाब फिराद हाकिम जी, उनको एसजेडीए चेयरमैन, वाइस चेयरमैन के रूप में नांटू दा ने भी अच्छा काम किया था, विजय चंद्र बर्मन ने, उसके पहले सौरभ चक्रवर्ती ने, और हमारे उत्तर बंग उन्नयन मंत्री रवि घोष ने भी सिलीगुड़ी के विकास के लिए बहुत सारे काम किए हैं। मैं इन सबको साधुवाद देता हूं कि बोर्ड में नहीं रहने के बावजूद जो काम हमारे नेताओं ने, हमारी सरकार ने किया है, वो अविस्मरणीय है। किस पे वोट मांगेंगे टीएमसी? जो टीएमसी जो है सिलीगुड़ी में मैं बात करूं तो आप लोग किस आधार पर वोट मांगेंगे? विकास के आधार पे, विकास के आधार पर तो है ही, और ये विकास तो बांग्ला की बेटी ने किया है,
बांग्ला निजेर में नहीं तो विकास किया है, उसी विकास को हम लोगों के सामने रखेंगे। और मैं आपको शायद मिला होगा, हमारा 10 साल का जो रिपोर्ट कार्ड है वो मैं आपको दूंगा, आप उनकी स्टडी करिएगा। और आपने किया भी होगा तो आपने पाया भी होगा कि उल्लेखनीय काम हुआ है। इस उल्लेखनीय कामों की जो सौगात दीदी ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के लोगों को दी है, वही उसी की पुनरावृत्ति वापस हो, ये पश्चिम बंगाल की जनता भी चाहती है। एक एक घर की बेटी जो कन्याश्री की योजना में दीदी के साथ है, दीदी के प्रगति रथ में शरीक है, वो दीदी की बेटी है। एक एक बच्चे, एक एक छात्र जिनको टैब मिला है, आज ऑनलाइन माध्यम कोरोना विभीषिका के समय हम सब ने देखा ऑनलाइन चीज बहुत महत्वपूर्ण गति से आगे बढ़ रही है। दीदी ने सभी बच्चों को एक एक टैब दिया है, टैब के पैसे दिए हैं। वो एक एक बच्चा, सबूत साथी का एक एक बच्चा, तपोसिली बंधु का एक एक बच्चा, स्वास्थ्य साथी का बच्चा, दीदी की विकास योजनाओं में शरीक एक एक बंगाल का बेटा और बेटी, एक एक बंगाल के बुजुर्ग दीदी के साथ हैं। दीदी के विकास के अभियान में दीदी के अगवा सैनिक है, और ये सब बंगाल को और उसकी बेटी को वापस विजयश्री देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल, तो ये थे संजय शर्मा, और जिन्होंने आज बेबाक बातें की हमसे और दावा किया, अपनी उपलब्धियां गिनाई, और साथ ही दावा किया कि 200 से ज्यादा सीटें जीतने जा रही है तृणमूल कांग्रेस, और पुनः ममता दीदी मुख्यमंत्री बनने जा रही है। संजय जी, हम लास्ट में 2 मिनट आपको जरूर देते हैं, जो भी हमारे यहाँ पर गेस्ट रहते हैं उनको, कि अपनी बातें कह सकते हैं, अपनी अपील कर सकते हैं, प्लीज। खबर समय के दर्शकों को मेरा नमस्कार, जय राम जी। मित्रों, विधानसभा चुनाव सामने है। हमने 34 वर्षों के वामफ्रंट के शासन में देखा है कि बंगाल कैसा अपदस्थ था। बंगाल में आए दिन हड़ताल होती थी, आए दिन बंद होते थे, और हमारे सिलीगुड़ी में तो हड़ताल ने विश्व रिकॉर्ड ही कायम कर दिया था। सिलीगुड़ी को तो स्ट्राइक सिटी ही कहा जाने लगा था। उन सब बातों पे हमारे व्यवसायी बंधु नहीं भूले होंगे। सीटू के गुंडे झंडे लगाकर दुकान बंद कर देते थे, और तब के जो मंत्री थे अशोक भट्टाचार्य जी, वो रोते हुए व्यवसायी की कोई मदद नहीं करते थे। उनका क्या कहना होता था, सीटू नेतादेर किछु दिए टी निजर झामेलाटा मिटाइने आमी किच्छु बोलबो ना। वो सारी वंचनाएं हमें याद रखनी है, और जन नेत्री दीदी के सत्ता में आने के बाद बंगाल में वो लाल झंडा लुप्त हो गया है। बंगाल में व्यवसायी बंधुओं पर कोई आघात नहीं होता। हमें 2 तरीके से लड़ना है, एक तो पुरानी वंचनाओं को याद करके, अशोक भट्टाचार्य जी जैसे लोगों को याद करके, इन्हें सिलीगुड़ी से दूर करके, और हमें याद रखना है कि केंद्र सरकार ने नोटबंदी के माध्यम से और उसके बाद जीएसटी के माध्यम से आम व्यवसायी की, छोटे व्यवसायी की, मध्य क्रम के व्यवसायियों की कमर ही तोड़ दी है। आज आपके व्यापार की जो हालत है आप बढ़िया से देख सकते हैं। 2014 से पहले आपके व्यापार में क्या प्रोग्रेस थी, और जब से ये केंद्र की सरकार आई है आपके व्यापार की क्या अवस्था है, ये भी आप सोचें। मित्रों, आप सोचें कि देश के और राज्य के भविष्य के लिए क्या अच्छा है, और उसी सोच को सकारात्मक रूप देते हुए जननेत्री दीदी ममता बनर्जी को अपना वोट दें। व्यवसायियों को स्मरण रहे कि गत सालों में, दीदी के 10 सालों में बंगाल के किसी भी विभाग ने, चाहे वो सेल टैक्स विभाग हो, चाहे अन्य कोई भी व्यवसाय के रिलेटेड विभाग हो, व्यवसायियों को कोई तकलीफ नहीं होने दी। आज पुलिस स्टेशन में आपकी शिकायतें प्रेम से सुनी जाती है, उन पर कार्रवाई होती है। सरकारी अस्पतालों की अवस्था आज भारत के उन्नततम व्यवस्थाओं में से एक है। सरकारी स्कूलों की व्यवस्था आज उन्नततम राज्यों की व्यवस्थाओं में से एक है। हम सभी के सहयोग से वापस दीदी ममता बनर्जी की सरकार बंगाल में 2/3 बहुमत से बने, उसके लिए आप भी अपना अपना मतदान तृणमूल के पक्ष में करें। मां माटी मानुष की नेत्री दीदी ममता बनर्जी के पक्ष में करे। बांग्ला निजेर मेघ যায়, ক্ষমতা থাকলে পড়ে নাও এই বিজেপি, লেখা আছে আকাশের গায়ে, बांग्ला निजेर मेघ যায়। नमस्कार। तो बांग्ला निजेर मेघ যায়, ये कहना है संजय शर्मा का। और हम लगातार बने हुए हैं इसी तरह की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए, साथ ही राजनीतिक विश्लेषण के लिए, राजनीतिक जो खबरें आ रही है गर्मा गर्म, वो आप तक पहुंचा रहे हैं, और साथ ही शहर की तमाम ताजा तरीन खबरों पर हमारी नजरें बने हुए हैं। आप बन रहे खबर समय पर, और देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।